गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आपके सामने लाए हैं उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2014 का सॉल्व पेपर, जो 7 दिसंबर 2014 को आयोजित किया हुआ था। इसका पहला पोर्शन है जो कि हिंदी का वो है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। अब देखो जो हमारा वाक्य दिया हुआ है हमें यहाँ पे, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब ठीक है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 अधिकरण, संबंध कारक, संबोधन कारक और इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमें सबसे पहले जो हमारा वाक्य दिया हुआ है उसमें उससे साफ पता चलता है कि ये कौन सा कारक है। हे प्रभु के आगे से हमारा जो चिन्ह दिया हुआ है वो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अब हम सभी को पता है कि जिस जहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि कारक क्या होते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो हमारे कारक कितने होते हैं, आप सभी को पता होगा। कारक 8 होते हैं, जिसमें कर्ता कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। अब इस आपको कारक चिन्ह के भी बारे में पता होना चाहिए। अब देखो हमारा कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रानी ने, अधिकरण मैं पर, संबोधन ए हे अरे ओ। अब देखो हमारा जो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब हमारा से आ रहा है इसमें, देखो वृक्ष से। अब देखो हमारा जो से होता है ये हमारे दो कारकों में आता है, एक तो अपादान से और दूसरा आता है हमारा करण से। अब देखो हमें कोई भी चीज़ देखें, जहाँ पे अपादान होता है, अपादान में कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, यानी कि मतलब किसी चीज़ का बिछड़ने को दर्शाता हुआ है। जैसे आप मान लें यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। अब देखो एक तो हमारा उपसर्ग होता है, दूसरा हमारा प्रत्यय होता है। अब उपसर्ग हमारे शब्द के मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे प्रतिकूल है, अगर हम प्रतिकूल का हम संधि विच्छेद कर देंगे तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, प्रतिधन कूल हो जाएगा। अब प्रतिधन कूल हो जाएगा, जैसे ये है प्रतिधन कूल। अब देखो कूल हमारा, कूल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मूल शब्द हो गया और प्रति क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रति हो जाएगा हमारा। तो प्रति को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक निर्देश दिया गया है जिसमें कि प्रश्न संख्या 4 से 7 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। अब हमें यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ के हमें क्वेश्चन नंबर 7 से 7 तक उसके आंसर देने हुए हैं। जैसे इसका हमारा गद्यांश है, भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। उसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विशाल निम्नलिखित में से क्या है। अब देखो हमें पहले सबसे पहले इसका ऊपर जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है उसको देख लेंगे। अब गद्यांश में हमारा क्या है, ऊपर दिया हुआ है, भारत एक विशाल देश है। कौन है, भारत क्या है, एक विशाल देश है। अब देखो पहले जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम सभी को पता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ठीक हो गया। दूसरा हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि सब ये क्या है, सर्वनाम है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, सर्वनाम हो जाएगा। और तीसरा कुछ हमारा ऑप्शन है नंबर 3, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और नंबर 4 क्या है हमारा, क्रिया। क्रिया, तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया का सॉरी जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, खाना क्या हो जाएगा, इसमें एक क्रिया है। मैंने पानी पिया, पीना क्या हो जाएगा, इसमें एक क्रिया हो जाएगी।
मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें देखो विशाल कह रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, भारत की। तो भारत एक विशाल देश है। अब किसकी, इसमें संज्ञा क्या है हमारी, भारत हो गई। ठीक है। तो इसका संज्ञा क्या मतलब भारत है, भारत संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो अगर कोई चीज़ संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 विशेषण से हो जाएगा। ओके दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5, यह निम्नलिखित में से क्या है। आप देखो, फिर यह गणतंत्र बना, कौन बना, यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा है, वैसे ऊपर दे रखा है, लेकिन इस वाक्य में नहीं दे रखा है, फिर यह गणतंत्र बना, कौन बना ये पता नहीं है। तो इसका हमारा क्या, अब इसके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है ये। अब संज्ञा क्या थी हमारी, भारत था। अब भारत के लिए क्या हो रहा है, फिर शब्द आ गया है, लेकिन यहाँ पे बता नहीं रखा कि भारत लिखा हुआ नहीं है। अब देखो हमें पता है संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, युवकों निम्नलिखित में से क्या है। अब देखो पैराग्राफ है हमारा, युवकों को अपना तन मन और धन लगाना पड़ता है। अब हमें पता है किसी क्या कहते हैं, युवक क्या होगा, संज्ञा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबल बनाना क्या होगा। अब देखो सबल बनाना क्या है, एक क्रिया का पद है। किसका पद है, संज्ञा तो होगा नहीं है, सर्वनाम होगा नहीं, विशेषण नहीं होगा, तो एक क्रिया है, सबल बनाना होगा। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो, अब कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कमल के पर्यायवाची जैसे राजीव, रसाल, नलिन, पंकज, वारिज, तोयज, नीरज, ये सब क्या हमारे कमल के पर्यायवाची है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी नलिन इसका पर्यायवाची हो जाएगा, किसका, कमल का। और रसाल भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, राजीव भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, रसिल, उत्पल, तो ये क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गया दिनकर, रवि, आदित्य, ये क्या है हमारे सूर्य के पर्यायवाची। तो इसमें हमारे कितने ऑप्शन दे रखे हैं, हमें 4। दिनकर भी इसमें सूर्य का ऑप्शन है, रवि भी सूर्य का ऑप्शन हो गया, और आदित्य भी हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है हमारे सूर्य के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हे का विपरीत शब्द है। अब हे क्या होता है, मतलब जो कोई चीज़ तुच्छ होती है, जिसको हम अपना ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब खराब चीज़ मान सकते हैं उसको आप, मतलब जिसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, ये मतलब तुच्छ चीज़ है हुई। अब जैसे ग्राम या तो गांव हो गया, इसका नहीं हो सकता, हार होगा नहीं, तो ग्राह्य हो गया, ग्राह्य मतलब हो जाता है हमारा इसका ग्रहण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओजस्वी का विलोम शब्द है। ओजस्वी मतलब जिसमें तेज हो, ओजस हम नहीं कहते हैं ओजस्वी, बहुत ओजस्वी है, यानी कि बहुत शक्तिवान है, तेजवान है। तो ओजस्वी का मंद होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन भीरू होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ओजस्वी का क्या हो जाएगा, हमारा निस्तेज हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कपीस में कौन सी संधि है। अब देखो हमें याद होना चाहिए, जब किसी शब्द के बीचों बीच में आ और बड़ी ई और बड़ा ओ ये शब्द आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे दीर्घ संधि हो जाते हैं। अब जैसे हमारा इसमें देखा है कपीस, अब कपीस में क्या है, जैसे यहाँ के इसके बीचों बीच में क्या है, पी है, बड़ी पी है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें एक हमारे अलग से वीडियो डाल देंगे संधि के लिए। अब जैसे यहाँ पे हम आपको अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, पी, पी क्या है हमारा इसमें बड़ी है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। अब मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अब मनोह धन योग, मनोह योग। अब हमको सभी पता है जिसमें इसमें कौन सी संधि होगी, मनोह धन योग में विसर्ग संधि, क्योंकि जिसके लास्ट में अहो के ये मात्राएं आती है उसको क्या कहते हैं हम, विसर्ग
संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तिल लाल, लाले देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अब देखो उपरोक्त में कौन सा अलंकार है ये बताना है। अब देखो सबसे पहले तो हमें जो हमारा सब वो वाक्य दे रखा है हमें उसको अच्छे से पढ़ लेना है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाले देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और हम सभी को पता है जहाँ पर किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? हम अनुप्रास अलंकार कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो लाली, यहाँ पे एक बार लाली यहाँ पर आ रखा है, लाल आ रखा है, तित लाल आ रखा है, फिर लाली आ रखा है, फिर यहाँ पे लाल आ रखा है, यानी कि किसका? लाली और लाल की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। अब इसमें उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है? अभी हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें अर्थश्लेष अलंकार होगा नहीं, और इसमें उपमा अलंकार होगा इसका। और इसका ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। यमक अलंकार क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार रिपीट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा रस है? हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी है घोर है, मैं है क्या तुम्हारे योग्य यह भूमि, यह तो भूमि शेष कठोर है। अब इसमें क्या बताना है? इसमें कौन सा रस है? अब हमें पता है कि रस कितने होते हैं? हमारे 9 रस होते हैं। अब इसमें देख के लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसको। हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि शेष कठोर है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? सॉरी क्या कहते हैं, कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा इसमें। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें का वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सदित स्नेह जाय दो भाई। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा हास्य रस। कुछ आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक तो बुरा है उससे भी उसको बुरे का सहारा मिल गया है। तो इस लोकोक्ति का आशय क्या होगा? अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, करेला अधिक कड़वा होता है, करेले के समान व्यक्ति होना, कम बुरा व्यक्ति होना, बुरे से भी अधिक बुरा होना। तो इसका हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19। जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द चुनिए। अब इसके साथ सी क्या है? जिसके समान द्वितीय नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सीधे सी बात है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे को पहल अन्न खिलाने के लिए एक शब्द चुनिए। अब हम अपने बच्चों को जब हम पहली बार छठे या सातवें महीने में जब अन्न पहली बार उसको खिलाते हैं तो जाहिर सी बात है उसे क्या कहते हैं हम? अन्न प्राशन। तो वही शब्द है ये, वही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वयं कार्य करना चाहिए, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल मिल जाना, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो प्रयत्न के बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। जब तक हम कोई चीज़ मतलब अपने मर के बिना हम स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम स्वर्ग में ऐसा होता है, ये जो हम हमारी प्रचलित बताते हैं कि स्वर्ग के बारे में, तो यहाँ से तो हमें दिखता नहीं है वो चीज़ें कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। तो वही इसके बारे में उसी के संबंधित क्वेश्चन है इसमें। मुहावरा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22।
जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। उक्त वाक्य किस प्रकार का है? आप देखो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, नंबर बी है मिश्र वाक्य, नंबर सी ए और बी दोनों, और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो देखो तो हमारा क्वेश्चन प्रश्न क्या था, जब तक वह घर पहुंचा तब तक वह उसके पिता जा चुके थे। एक तो वह है और उसके पिता है, दो वाक्य मिल रहे हैं इसमें, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों यानी कि वर्णों का विभाजन कीजिए। अब देखिए द्वार हम कैसे लिखते हैं, देखिए हो गया द्वार। अगर हम इसका इसकी ध्वनियों का वर्ण मतलब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो, फिर आ की मात्रा है प्लस आ, फिर क्या हो जाएगा? रो, धन रो, और रो में हम हलंत की मात्रा लगाएंगे आधी रो प्लस ओ, ये क्या हो जाएगा हमारा? द्वार। तो हमारा इसका इसका कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। अब हमें वाक्य दे रखा है, उसको अरेंज करना है, यानी कि आगे पीछे कोई शब्द वाक्य गलत दिया होगा उसको सही सही वाक्य का पहचान करनी है। सीता की चरित्र अच्छी है, आप देखो यहाँ पर की लगा दिया, वैसे ही पता चल रहा है कि क्या है, ये गलत है। सीता को चरित्र अच्छा है, ये भी गलत है। सीता का अच्छा चरित्र है, ये भी थोड़ा रीअरेंज करना है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी सीता का चरित्र अच्छा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी सही नहीं है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये तो बच्चे को काटने वाली बात कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो ये हमारा क्या लग रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी अब देखो लाभ के लिए हम जैसे कोई चीज़ करते हैं, लाभ कमाने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए, जैसे हम दुकानदारी करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं? पूंजी जो लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम निवेश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अब एक हमारा एक वाक्य दिया है, बीच में हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए हैं, इसको जो हमारे कुछ नीचे ऑप्शन दिए हैं उनको क्या करना है? इसमें फिल करना है। अब देखो साम्राज्यता की डैश डैश देश में डैश डैश हुई थी। अब हमारा देखो इसमें हम एक बार देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं इसमें। अब इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए होली नहीं, साम्राज्यता की होली देश में नहीं हुई थी। साम्राज्यता की होली तो होगी नहीं, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? आग लगी, साम्राज्यता की आग देश में लगी हुई थी। अब भाई साम्राज्यता की आग तो लगेगी नहीं, सीधी सी बात है। अब ऑप्शन नंबर सी क्या? ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आग समान, सांप्रदायिकता की आग देश में समान हुई थी, ये तो कहीं से कहीं नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ेंगे। आग पनपी, सांप्रदायिकता सॉरी सांप्रदायिक की आग देश में पनपी हुई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी पनपी हुई थी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के सभी प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित है। हमारा प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, जो सेल्यूकस का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस द्वारा 304 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जो 299 ईस्वी तक वहाँ रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है? राजा राम मोहन रॉय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? हरि सिंह थापा का संबंध बॉक्सिंग से है, जिनका जन्म उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में हुआ था, जिन्हें 2013 में उत्तराखंड सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका निधन हाल ही में 7 फरवरी 2021 को हुआ था। अगला प्रश्न है, जो 31वां प्रश्न है, कल्पेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? जो हमें इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो कल्पेश्वर गुफा है वो किस जनपद में स्थित है। कल्पेश्वर गुफा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। हमारा अगला
क्वेश्चन 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जो अर्जुनेश्वर मंदिर है यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जो पिथौरागढ़ मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य देहरादून में स्थित है, जो उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है, जो देहरादून मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाटकालिका मेला कहाँ आयोजित होता है? यहाँ पर बिस्प्रिंट हो रखा है, यहाँ हाथा लिंका लिख रखा है, यहाँ पर हाटकालिका है। यह उत्तराखंड में हाटकालिका मेला प्रतिवर्ष पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया जाता है, जो गंगुले हाट नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, बंदरपुर ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपुर ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? लैंसडाउन के समीप ये तारकेश्वर मंदिर स्थित है। जो लैंसडाउन है यह टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। और जो हमें हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है टपकेश्वर मंदिर, यह रुद्रप्रयाग जो टपकेश्वर मंदिर है यह देहरादून जनपद में स्थित है, और त्रिमूर्ति मंदिर यह नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत में गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें प्रथम सूची में उपनाम और दूसरी सूची में व्यक्ति दी गए। हमें इनमें विलान करना है कि किस व्यक्ति को किस उपनाम के साथ जाना जाता है। इसमें पहला है लोकनायक। लोकनायक के नाम से हम सभी को पता है कि जय प्रकाश नारायण को जाना जाता है, और नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस, और लिटिल मास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर, और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अतः इसका विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और जो इंदिरा गांधी, हमें जो पहला विकल्प दिया गया यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और जो तीसरा विकल्प है जयललिता, यह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? हमें यहाँ पर विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें यह बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प चंडीगढ़, जो वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा विकल्प दिया गया है दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा विकल्प दिया गया है हमें लक्षद्वीप, जो यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अतः इसका विकल्प डी, यानी ये सभी एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे 2011 में उत्तराखंड राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमें इस प्रश्न में पहला विकल्प दिया गया है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है। यह सही है कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। अगला विकल्प दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। यह भी एक सही विकल्प है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक है। अगला विकल्प सी दिया गया है हिमाचल का राजकीय वृक्ष देवदार है। यह भी सही है कि जो हिमाचल का राजकीय वृक्ष देवदार है। और डी दिया गया उपरोक्त में से सभी, यानी उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है, ये भी सही है। और अगला विकल्प यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, और हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष देवदार है। अतः यहाँ इसमें तीनों विकल्प सही है। अतः इसका विकल्प डी उपरोक्त में से सभी सम्मिलित हैं। अतः इसका विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे बड़े कागज उद्योग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में सबसे बड़ी कागज उद्योग फैक्ट्री लालकुआ नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख देहरादून जिले में स्थित है, जो देहरादून के कालसी नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हौलदार, माया सरोवर, चाँद और औरतों का शहर जैसे उपन्यास के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी द्वारा हौलदार, माया सरोवर, चाँद और औरतों का शहर जैसे उपन्यास लिखे गए हैं, अतः इसका विकल्प डी शैलेश मटियानी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कानून 1919 में पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए हुए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज से संबंधित है। जो सत्य शोधक समाज से संबंधित ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में की गई थी। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इन चार जो हमें ऑप्शन दिए गए, इन चारों नदियों में से कृष्णा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कृष्णा का उद्गम स्थान महाबालेश्वर के निकट से होता है। यह पूर्व की ओर बहते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह अपने उद्गम स्थान से बंगाल की खाड़ी तक का 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जो रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आयोजन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, विशेषकर असम में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुओं को संरक्षित करना है, यह किस प्रदेश में आयोजित हुआ है? केरल राज्य के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट द्वारा समुद्री कछुओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके आगे के 50 प्रश्न हम आपके लिए जल्दी ही दूसरे पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।